हेलो चैंपियंस। रौनक राव दिस साइड। वेलकम बैक टू द युवा टीम यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास 10th का चैप्टर जो कि है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। राइट। सो विद द हेल्प ऑफ आवर शॉर्ट नोट्स हम क्विकली पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, राइट, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। और क्विकली हम देखेंगे इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। राइट। ओके। सो लेट्स चूज अ मार्कर। एक अच्छा सा मार्कर चूज करते हैं और क्विकली अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, हियर वी गो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वर्ड हम सबने सुना हुआ है, दैट व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री का काम क्या होता है। सो मेजर फंक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर थिंग्स, मींस चीजों को बनाना। चीजों को मैन्युफैक्चर करना मींस चीजों को बनाना। अब यहीं से हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। हमने एक चैप्टर पढ़ा था पहले, दैट इज सेक्टर्स, 3 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें हमने 3 सेक्टर पढ़े थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सो जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, किसी चीज को बनाना, अगर हम याद करें तो वो हमने सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ा था। मींस इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो कुछ बनाती हैं या कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, वो किसका पार्ट आता है? सेकेंडरी सेक्टर का। राइट। सो नाउ लेट्स गो विद द हेडिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? अगर हम डेफिनेशन को देखें, मैन्युफैक्चरिंग मींस प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। मींस मैन्युफैक्चरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लार्ज क्वांटिटी में किसी चीज को प्रोसेस कर कर बनाते हैं। अगर मैं इजी वर्ड्स में बताऊं, सो मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। वो फाइनल गुड भी हो सकता है या कोई और गुड भी हो सकता है। मेन थिंग इज वी कन्वर्ट अ गुड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। और किस प्रोसेस का यूज करके? बाय प्रोसेसिंग इट। अब किसी चीज को प्रोसेस कहां पर किया जाता है? इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है। राइट। सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग। किसी चीज को बनाना रॉ मटेरियल का यूज करके इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल, वुड का यूज करके हम पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं, शुगर केन का यूज करके हम शुगर बनाते हैं, आयरन ओर का यूज करके आयरन एंड स्टील हम बनाते हैं, और बॉक्साइट का यूज करके हम एल्यूमिनियम बनाते हैं। अब थोड़ी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि किसी चीज को बनाना, दैट इज बाय यूजिंग और प्रोसेसिंग थिंग्स व्हेन वी मेक समथिंग आउट ऑफ रॉ मटेरियल इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। सो लेट्स मूव नाउ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बिलोंग टू सेकेंडरी सेक्टर। मैंने आपको ऊपर इंट्रोडक्शन में बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, जो कुछ चीजें बनाती हैं, वो किसका पार्ट है? सेकेंडरी सेक्टर का। राइट। जो मैन्युफैक्चर करते हैं। फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ब्रूबरीज, बेकरीज एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल है? आप कुछ भी बना रहे हो, आप खाने की चीजें बना रहे हो, आप कपड़ा बना रहे हो, आप गुड्स बना रहे हो, आप फर्नीचर बना रहे हो, आप बेडशीट बना रहे हो, नो मैटर वट एवर यू आर मेकिंग, आप मोबाइल फोन्स बना रहे हो, आप चिप्स बना रहे हो, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थिंग्स बना रहे हो, कुछ भी चीज अगर आप बना रहे हो ना, किसी भी चीज को बनाना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। राइट। सो इन सभी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल यूज किया जाता है टू मेक अ गुड। राइट। द इकोनॉमिक strength of a country is often measured by development of its manufacturing industries. This line is very important. किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें देखते हैं, या फिर मैं ये बोलूं, कोई कंट्री इकोनॉमिकली कितनी स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उस कंट्री की क्या है, सो वो उसी चीज से मेजर की जा सकती है मेनली, कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना स्ट्रांग है। मींस सेकेंडरी सेक्टर है ना, कि उनके पास कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है, या फिर वो कितना ज्यादा गुड्स मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये अभी हम आगे देखेंगे इन द टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कि कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग पे ही क्यों डिपेंड करती है। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो कंपनियां कुछ बनाती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी कंट्री में? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन फंसता है तो यहां से फंसेगा। लाइक वी कैन रिमेंबर इट एज कि क्वेश्चन भाई यहां से फंसेगा, क्वेश्चन यहां से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। राइट। सो इसीलिए मैंने ऑलरेडी की पॉइंट्स में प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती हैं। अब एग्रीकल्चर हमारा मॉडर्न होना मतलब एग्रीकल्चर में वो मॉडर्न टूल्स आना, फर्टिलाइजर्स आना, या वो सारी चीजें आना जिससे एग्रीकल्चर अच्छे से फंक्शन कर पाए। और अगर टूल्स होंगे तो कहीं पर बनाए जाएंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे तो कहीं पर बनाए जाएंगे। कहां पर बनाए जाएंगे? वो सब मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। कहां पर? इंडस्ट्रीज में। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज with the help of
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वी मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइज होना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लगा लो या आप उसकी इंपॉर्टेंस लगा लो। सेकंड, it provide jobs in the secondary and tertiary sector reducing dependence on agriculture। अभी तक भी हमारे इंडिया में काफी सालों पहले तक भी लोग सबसे ज्यादा किस सेक्टर में इन्वॉल्व होते थे, काम जॉब करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जब से सेकेंडरी सेक्टर एमर्ज हुआ है, सो लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं कहां पर, सेकेंडरी सेक्टर में, मींस कंपनीज में, और टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज प्रोवाइड करने में, राइट। सो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एम्प्लॉयमेंट। वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है लोगों को? employment। That secondary sector, or you can say manufacturing industries, provide employment to people in secondary and tertiary sector। means अब लोगों को एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। अगर इंडस्ट्री ज्यादा होंगी, लोगों को जॉब ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम होगी, और पॉवर्टी भी क्या होगी? कम होगी, राइट। फोर्थ पॉइंट, इंडस्ट्रीज हेल्प रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटीज बाय डेवलपिंग बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि हम इंडस्ट्रीज कहां पर सेटअप करें या किन एरियाज में लगाए जो कि बैकवर्ड है या फिर ट्राइबल एरियाज है। क्यों? ताकि वहां पर भी डेवलपमेंट हो सके। ऐसा होता है ना कंट्री में, कोई कोई एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होता है, वहीं पे कोई कोई एरियाज बिल्कुल भी डेवलप नहीं होते। सो इंडस्ट्रीज हेल्प करती है कि उन लोगों को भी जॉब मिले, वो भी अर्न करे, पैसा कमाए, राइट, ताकि वहां पर भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज। अब मैन्युफैक्चर करके अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, तो उसे हमारी कंट्री के लोग तो परचेज करेंगे ही, बट उस सेम गुड को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज में भी भेजते हैं। और जब हम दूसरी कंट्रीज में किसी अपने सामान को, प्रोडक्ट को बेचते हैं, भेजते हैं, सो उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। मीन्स फॉरेन, आप ऐसे समझ सकते हो फॉरेन एक्सचेंज को, जो हमने मनी एंड क्रेडिट में किया था, कि हमारे पास फिर डॉलर में या फिर अदर करेंसी में पैसा आता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आप सामान बेचोगे तो पैसा आएगा ना। सो दैट इज द सेकंड फंक्शन, सॉरी, दैट इज द फिफ्थ फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, राइट। नाउ, कंट्रीज दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू हाई वैल्यूड फिनिश्ड गुड्स बिकम मोर प्रोस्पेरस। अब ये दोनों पॉइंट कोरिलेट है। जो कंट्री रॉ मटेरियल का यूज कर कर अच्छे गुड्स बनाएगी या हाई वैल्यू वाले गुड बनाएगी, तो उस कंट्री की डेवलपमेंट होगी और वो कंट्री क्या बनेगा? प्रोस्पेरस। सो ये हमें याद रखना है कि जो कंट्रीज रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके हाई वैल्यू गुड्स में बनाती है, वो कंट्री ज्यादा प्रोस्पेरस होती है, क्योंकि वो ज्यादा पैसा अर्न करती है फॉरेन एक्सचेंज में और उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है, राइट। नाउ, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट ईच अदर। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ये नहीं बोल सकते कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया है, सेकेंडरी सेक्टर आ गया है, तो एग्रीकल्चर कम हो गया है। नो, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ मूव हैंड इन हैंड। अब ये कैसे होता है? नेक्स्ट पॉइंट में देखो, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फार्मर्स विद मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पंप्स। ये जो सारी चीजें फार्मर यूज करता है, मशीन्स यूज करता है, टूल्स यूज करता है, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पंप, ट्यूबवेल वगैरह, ये सब कहां पर बनाए जाते हैं? इन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, कंपनीज में इन्हें बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में। सो वी कैन से एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मूव टुगेदर। एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा करेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा करेगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहेंगे, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट इज एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोसेस एंड सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चर से जो चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल मान लो व्हीट हुआ, गेहूं हुआ, अब उस गेहूं को व्हीट में कन्वर्ट करके मार्केट तक पहुंचाना, ये भी तो एक इंडस्ट्री का ही काम होगा ना। ये भी कोई फैक्ट्री ही करेगी, इतने बल्क अमाउंट में इसको प्रोसेस करना। सो जो एग्रो इंडस्ट्री होती है, जो हम आगे देखेंगे, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोसेस करती हैं और मार्केट में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बेचती हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जो आपके घर पे रियल का जूस आता है ना, या कोई भी अगर आपके घर पे जूस आता है, सो वो जूस कहीं पे तो मैन्युफैक्चर किया गया होगा ना, उस जूस को कहीं पे तो बनाया गया होगा। सो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो प्रोसेस होकर बनकर आपके घर तक आ रहा है, राइट। सो दीज आर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो thoroughly revise this, that what is the importance of manufacturing industries। और वो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है, जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अच्छी बातें पूछी जाए, एडवांटेजेस पूछे जाए, सो यू नीड टू मेंशन ऑल दीज पॉइंट्स। नो नीड टू वरी अबाउट द पीडीएफ। लिखने, अगर आप लिखना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद लिख लेते हो तो सबसे अच्छी बात है, देखकर पॉज करके वीडियो को। इन केस यू आर फीलिंग कि अभी टाइम नहीं है, नहीं लिख पाओगे, सो जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से
टेलीग्राम लिंक पे आप क्लिक करो, वहां पे आपको एक पूरी पीडीएफ मिल जाएगी. सो नो नीड टू वरी, राइट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो इफ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ मैन्युफैक्चरिंग इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. अब आज के टाइम पे हमने पढ़ा है ना, ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा है. सो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो मॉडर्न डे वर्ल्ड है या जो चेंजिंग वर्ल्ड है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इंडस्ट्रीज मस्ट बिकम मोर इफेक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव. आज के टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है, सो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को और ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है, ताकि वो अच्छा प्रोडक्ट बना पाए. इंडियन प्रोडक्ट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, एबल टू कम्पीट विद अदर प्रोडक्ट्स. इंडिया के गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट के साथ कॉम्पीट कर पाए, मार्केट में लोग इंडिया के गुड्स भी परचेज करें. सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ. सेल्फ सफिशिएंट होना कि हमने बना लिया और हमने उसे यूटिलाइज कर लिया, वो सिर्फ काफी नहीं है. क्योंकि देखो, पैसा कब आएगा? मान लो इंडिया ने प्रोडक्ट बनाया, पैसा तो तभी आएगा ना जब ये प्रोडक्ट किसी बाहर कंट्री में बेचा जाएगा, और वहां से पैसा आएगा. और ये कंट्री बाहर, मतलब इस प्रोडक्ट को कोई और कंट्री में लोग क्यों खरीदेंगे? जब इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, या फिर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी होगी, लोगों को इसकी वर्थ लगेगी, राइट. सो ये जस्ट जेनरिक है कि इंडियन फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छे गुड्स बनाने चाहिए. नाउ लेट्स मूव अहेड. अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्क माय वर्ड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इंपॉर्टेंस के बाद अगर कोई दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो वो फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. अब जो इंडस्ट्रीज है ना हमारी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, आप ऐसे समझ लो, उनको हम अलग अलग बेसिस पे ना क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, राइट. सो पहला जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का, वो होता है रॉ मटेरियल के बेस पर, कि वो इंडस्ट्री क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही है, राइट. सो फर्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, कि वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो कहाँ से यूज कर रही है. फर्स्ट होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर. यूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल. वो कंपनीज या फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर गुड्स को यूज कर रही है सामान को बनाने में एज अ रॉ मटेरियल, सो उनको बोला जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जांपल, जो कॉटन यूज कर रही है, वुल यूज कर रही है, जूट, सिल्क, रबर, दीज आर द एग्जांपल्स. ठीक है, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल. अगर कोई भी कंपनी इन चीजों का यूज कर रही है बनाने के लिए किसी भी गुड को या किसी भी प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल क्लॉथ बन रहा है कॉटन से, वुल से, जूट से, सिल्क से, या फिर रबर से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, शुगर से, मतलब शुगर बन रही है, टी, कॉफी, एडिबल ऑयल, मतलब कुछ भी एग्रीकल्चर से ली हुई चीज से बन रहा है ना, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. मतलब ये हम ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पढ़ रहे हैं. एक रॉ मटेरियल होता है एग्रीकल्चर बेस्ड और दूसरा रॉ मटेरियल होता है मिनरल, राइट. सो नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. सो नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. इसमें हम देखेंगे जो मिनरल्स यूज करती है, राइट. नाउ फॉर एग्जांपल, मिनरल्स, यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल. अगर वो आयरन, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल या पेट्रोकेमिकल कोई भी चीज यूज कर रही है, सो दैट इज अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. सो ये बात याद रखनी है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आर पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. अगर आप एग्रीकल्चर गुड यूज कर रहे हो तो एग्रो बेस्ड, और अगर वहीं पे आप मिनरल यूज कर रहे हो तो आपकी इंडस्ट्री क्या हो गई? मिनरल बेस्ड, राइट. नाउ लेट्स मूव अहेड. नाउ सेकंड इज अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. ये सेकंड हेडिंग है बेटा. अब दूसरा डिवीजन किस बेसिस पे हो सकता है? अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, कि उनका रोल क्या है. अब कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं बेसिक और की इंडस्ट्रीज, सप्लाई रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज. वो कुछ नहीं करती, उनका काम ही मेन होता है कि वो सप्लाई करती हैं रॉ मटेरियल को अदर कंट्रीज, अदर इंडस्ट्रीज के पास, सॉरी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील सप्लाई करना, कॉपर सप्लाई करना, एल्यूमिनियम सप्लाई करना. जो इंडस्ट्रीज इन सब चीजों को सप्लाई करती है ना, those industries are known as basic और key industries, which is a division on basis of main role, कि उनका रोल क्या है. नेक्स्ट आती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, जो प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, जो डायरेक्टली कौन यूज करेगा? कंज्यूमर. फॉर एग्जांपल शुगर बनाना, टूथपेस्ट. सो दीज आर द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज एंड दीज आर द बेसिक और की इंडस्ट्रीज. सो दिस इज द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ रोल. अगर बेसिक रोल है, रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रही है, बेसिक रोल है. और अगर कंज्यूमर के लिए गुड बना रही है कि अब उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जाएगा, कंज्यूमर उसे परचेज करेगा, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड डिवीजन, दैट इज ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल हमने क्या पढ़ा है? मनी. मनी, कोई कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है या कितना मनी कर उसने लगाया है, कितना पैसा उसने लगाया अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने में, दिस इज ऑल्सो अ बेसिस. फॉर एग्जाम्पल, industries can be classified as small scale or large scale depending on the maximum investment allowed in their asset. The investment limit can change over
राइट। अब अगर कम पैसा लगाया है इंडस्ट्री को सेटअप करने में तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ज्यादा पैसा लगाया तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ऑल्दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बदल जाती हैं कि पहले वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, फिर उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी, सो इट बिकेम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, राइट। सो ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आई होप समझ आ रहा होगा। अभी तक हमने कितने क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं, देखो एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। एक हमने पढ़ा ऑन बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल, की इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर इंडस्ट्री। थर्ड हमने पढ़ा ऑन बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि उस कंपनी का, उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ओनर कौन है, मालिक कौन है। अब कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, कुछ होती हैं प्राइवेट और कुछ होते हैं ज्वाइंट। अब पब्लिक सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है, याद रखना। पब्लिक सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिसकी ओनर कौन है, गवर्नमेंट है, owned or operated by the government. For example, BHEL and SAIL, BHEL and SAIL, ये वो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। फिर आती है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स को दी हुई है, ठीक है, उसके मालिक गवर्नमेंट नहीं है, उसका ओनर कौन है, इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट ग्रुप है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट ग्रुप, एग्जांपल टिस्को, टाटा की, बजाज ऑटो, आप सबको पता है, डाबर, ठीक है। जो कंपनियां प्राइवेट है उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, जिन ओनरशिप है ना, ओनरशिप का मतलब होता है ओनर कौन है, मालिक कौन है। पब्लिक सेक्टर में मालिक गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज की मालिक कोई इंडिविजुअल है। अब कुछ आती है ज्वाइंट, जिनको हम पीपीपी बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, या फिर ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। रन ज्वाइंटली बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल मिलकर साथ में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट ओनर भी है कुछ शेयर, और कुछ उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, की मालिक कौन है, गवर्नमेंट मालिक है, कोई प्राइवेट प्लेयर मालिक है, या फिर दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज कोऑपरेटिव सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर, सप्लायर, वर्कर्स और बोथ। अब इसमें कोऑपरेशन करके लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो बना रहा है, वो भी उसके ओनर हो सकते हैं, जो सप्लायर है वो भी हो सकते हैं, और वर्कर्स साथ में भी हो सकते हैं। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर, जब आप ग्रुप, एक इंडिविजुअल, ना तो गवर्नमेंट है ना कोई एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ग्रुप है, काफी सारे लोग हैं, उसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं और वर्कर्स भी हैं, जिन्होंने साथ में मिलकर पैसा लगाया और उस इंडस्ट्री को सेटअप किया है, ठीक है। अब इसमें अगर साथ में सेटअप किया है तो प्रॉफिट और लॉस भी तो साथ में बटेगा ना, दैट प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स, ठीक है, जो जो मेंबर होते हैं। एग्जांपल, शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड कोयर इंडस्ट्री इन केरला, राइट, दिस इज अ कोऑपरेटिव। सो हमने ओनरशिप के बेसिस पे हमने कितनी देखी, हमने चार देखी ओनरशिप के बेसिस पे, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ऐसे याद रख लो आप, कोऑपरेशन काफी लोगों के बीच में होता है ना, सो दैट इज अ कोऑपरेटिव सेक्टर। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, कि जो रॉ मटेरियल कंपनी यूज कर रही है या जो गुड्स बना रही है उनका वेट कितना है। वेट मींस हैवी इंडस्ट्रीज, मींस वेट ज्यादा हैवी है, यूज हैवी रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस हैवी गुड्स, वो हैवी रॉ मटेरियल यूज कर रही है और हैवी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, राइट। एग्जांपल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील हैवी होता है ना। सिमिलरली लाइट इंडस्ट्रीज यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स, लाइट इंडस्ट्रीज हैं जो लाइट रॉ मटेरियल यूज कर रही है और लाइट गुड्स ही बना रही है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री, राइट। सो नाउ वी आर डन विद द क्लासिफिकेशन। आई एम अगेन टेलिंग यू, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो क्लासिफिकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ their role, basic industry, consumer industry, on the basis of capital investment, small scale, large scale, on the basis of ownership, public, private, joint and cooperative, on the basis of raw material or finished goods, heavy or light, right। So these are the classifications, ये सभी क्लासिफिकेशन आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्टली क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है और एक किसी इंडस्ट्री के बारे में भी पूछ सकता है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक बार इसको रीड कर लेना है, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली दैट इंडस्ट्री विच मैन्युफैक्चर क्लोथ, मीन्स जो क्लोथ या क्लोथ से रिलेटेड चीजें बनाती है ना, कपड़ा वगैरह बनाती है, टेक्सटाइल जिसे हम बोलते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, या फिर हम पूछें कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन इकोनॉमी के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट, कोई भी इंडस्ट्री इसीलिए
इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, राइट। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल। सेकंड पॉइंट, इट अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। इंडिया से हम कपड़ा बनाकर नहीं, किसी ना किसी फॉर्म में, अगर उसको लूम की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, हम रो फॉर्म में अगर बाहर भेजते हैं, सो वो इंडिया के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। मींस रो को थोड़ा सा साफ करके उसको थ्रेड बनाकर या फिर उसको लूम्स में बनाकर, राइट। इट इज वन ऑफ द फ्यू इंडस्ट्रीज दैट इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इट्स वैल्यू चेन। ये इंडिया की एक ऐसी ओनली कंपनी है जो सेल्फ रिलायंट है। मींस जो हम यहीं पर प्रोड्यूस करते हैं और उससे यहीं पे फिनिश्ड गुड्स बनाकर हम उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता कुछ भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इट कवर्स द प्रोसेस फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मींस रॉ मटेरियल यहाँ पर उगाने से लेकर, चाहे वो कॉटन हो या फिर जूट हो, सिल्क वगैरह हो, इसको हम यहीं पर ग्रो करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, यहीं पर मैन्युफैक्चर करते हैं बेसिकली, और फिनिश्ड गुड्स भी हम यहीं पे बना लेते हैं और उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खरीद लेते हैं हम लोग, है ना। सो दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफी अलग अलग इंडस्ट्रीज आती हैं। एक बार उससे पहले हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं। फाइबर प्रोडक्शन, पहले फाइबर प्रोड्यूस करा जाता है, ग्रो किया जाता है या फिर उसको रियर किया जाता है, फिर स्पिनिंग की जाती है, फिर वीविंग निटिंग की जाती है, फिर डाइंग या फिनिश गुड बनाया जाता है, और फिर उसको गारमेंट को कपड़ा बनाकर, शर्ट टी शर्ट पैंट जो भी होता है, उसे गारमेंट मैन्युफैक्चर करके हम उसे मार्केट में बेच देते हैं, है ना। गारमेंट मीन्स क्लोथ। सो दिस इज द प्रोसेस फॉलोड बाय एनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब इंडिया में जो मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फर्स्ट इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एक बार क्विकली पॉइंट्स को देख लेते हैं, यू जस्ट नीड टू रीड, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। ओके, कॉटन। कॉटन टेक्सटाइल है वेरी लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। ओके, हम काफी टाइम से कॉटन को ना एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, जब ब्रिटिशर्स थे तब भी, और शायद ब्रिटिशर्स के पहले से भी हम कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के बाहर। इन एंशियंट इंडिया कॉटन वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग। पहले हैंड स्पिन का यूज करके, ठीक है, चरखा वगैरह का यूज करके हम कॉटन को स्पिन करते थे। बट आफ्टर 18th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, पावर लूम्स, मतलब मशीन से हमने जो मशीन्स करती हैं स्पिनिंग वगैरह, उनको ब्रिटिशर्स ले आए, सो वो यूज करना स्टार्ट कर दिया। During the British rule, Indian cotton industry suffered because they could not compete with the machine-made British cloth. अब कॉटन ब्रिटिशर्स यहीं से लेकर जाते थे, बट जो कपड़ा वो बनाते थे ब्रिटेन में जाकर, उसकी ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कपड़ा बनाने के लिए, और ब्रिटिश के पास मशीन्स थी, सो उससे वो ज्यादा बेटर बनाते थे। सो इंडिया की कॉटन इंडस्ट्री को काफी चीजें कंपटीशन फेस करना पड़ा। नाउ द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल, इंडिया में जो पहली टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप की गई, इट वाज सेटअप इन मुंबई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल कहां पर सेटअप की गई, मुंबई, 1854। एंड फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर्स इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इंडियन कॉटन। और जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, तो उसमें कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। अब वो कॉटन एक्सपोर्ट करा गया इंडिया से, सो इंडिया ने प्रॉफिट अर्न किया। ऑल्दो ये अलग बात है कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो उन्होंने किया, राइट। एंड इन द रिसेंट ईयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर मेनली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। आज के टाइम पे आप देखोगे तो मैक्सिमम इंडस्ट्री हमें कहां पर मिलेगी, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में, कॉटन टेक्सटाइल। दिस इज द प्रोसेस। जो फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कॉटन टेक्सटाइल लोकेशन को, कि महाराष्ट्र या गुजरात में ही हमने सेटअप क्यों किया। सो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन, वहां पे कॉटन, रो कॉटन हमें मिलता है, वी नो महाराष्ट्र में हम कॉटन ग्रो करते हैं, लार्ज मार्केट है वहां पर, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कॉटन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, लेबर चीप अवेलेबल है ना, वर्कर्स है वो कम प्राइस में काम करने के लिए रेडी, एंड मोइस्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो ग्रो होता है। सो क्लोज कनेक्शन विद द एग्रीकल्चर, ठीक है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से हमने महाराष्ट्र या गुजरात बेल्ट में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेटअप की गई है। नाउ दीज आर द सर्टेन अदर एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व होती है, लाइक डाइंग, डिजाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग, सुइंग, ऑल दीज, जस्ट गो थ्रू दीज टर्म वंस। नाउ मूविंग ऑन टू द, सी, इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है और सेकंड टॉपिक है। बट यस, क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है सेकंड टॉपिक, बट आपको इनका भी आइडिया होना चाहिए, राइट। सिमिलरली जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया सबसे ज्यादा, मतलब नॉट द फर्स्ट बट लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट, राइट। जूट को प्रोड्यूस करना और जूट गुड्स को प्रोड्यूस करना। जूट बेटा जो बोरी होती है ना, चैम्प्स, जो बोरी होती है आपने देखा होगा, दैट इज जूट, विच इज नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्ट। अब बनाते हैं तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। मोस्ट जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, एसेप्शली अलोंग हुगली रिवर। सबसे ज्यादा अगर आज के टाइम पे हम देखें, सो जो हमारी जूट की मिल्स हैं वो हमने कहां पर सेटअप की गई है, वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर के पास, क्योंकि जूट के क्रॉप को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, दैट टू क्लीन वाटर, द फ्रेश वाटर, सॉरी।
द फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश्ड नियर कोलकाता इन 1855 आफ्टर पार्टीशन लार्ज पार्ट ऑफ जूट ग्रोइंग। ये बस बताया हुआ है कि जब पार्टीशन हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो बांग्लादेश, जिसको हम पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो काफी सारी मिल्स थी, जूट मिल्स, जो बांग्लादेश के एरिया में चलेगी। बाद में अब हमने कोलकाता में अपनी खुद की मिल सेटअप की है, ठीक है। सो दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर पढ़ लेना। पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल मुंबई 1854 एंड फर्स्ट जूट मिल नियर कोलकाता 1855, एक साल बाद ही, राइट। कॉटन क्योंकि मुंबई में होता है, सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल है वहां पर, सारी चीजें हम महाराष्ट्र में, सो वहां पर 1854 में सेटअप किया गया। और जूट को पानी चाहिए जो हुगली रिवर के पास अवेलेबल है काफी ज्यादा, तो हमने वहां पर सेटअप किया ग्रोइंग और उसके लिए, ठीक है। सो दीज टू इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज जूट इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है। हुगली रिवर है, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर मेन रीजन, जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट है, गुड रेलवे है, प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने बताया ना, प्लेंटी ऑफ वाटर इज वन ऑफ द मेन रीजन। देन चीप लेबर अवेलेबल है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी की जो वहां पे जाती है। एंड कोलकाता प्रोवाइड बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट। अब सारी चीजें वहां से फीसेबल है, तो इसीलिए हमने वहां पर सेटअप की गई है ना। सो जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स वंस। नाउ नेक्स्ट इज द शुगर इंडस्ट्री, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट पता होना चाहिए क्योंकि शुगर अभी इशू काफी मुद्दा है अभी मार्केट में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। इंडिया सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर वर्ल्ड में शुगर प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट पर करता है ब्राजील। पूरे वर्ल्ड में कोई देश सबसे ज्यादा अगर शुगर चीनी बनाता है तो ब्राजील है, सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। बट इंडिया रैंक फर्स्ट इन द कंजम्पशन, इंडिया रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडेश्वरी। और गुड़ की बात करें और अगर खंडेश्वरी जिसको हम खांड बोलते हैं वो बनाने की बात करें तो इंडिया फर्स्ट पर है। शुगर केन इज अ बल्की रो मटेरियल, शुगर केन इज अ बल्की रो मटेरियल, वी ऑल नो हाउ हैवी इट इज एंड लूजेस शुगर कंटेंट क्विकली आफ्टर हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद गन्ने से बेसिकली बनाया जाता है ना शुगर केन से। सो जैसे जैसे शुगर केन को हम काटते हैं और वो सूखता है तो उसमें से शुगर कंटेंट कम होता चला जाता है, मीन्स वो सूखता जाता है तो उसमें से शुगर जो निकालेंगे वो कम होती चली जाएगी, है ना, सूख जाएगा ना प्लांट। मेजर शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। 60% ऑफ शुगर मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। शुगर इंडस्ट्री सुटेबल फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, जिसमें लोग मिलकर इन्वेस्ट करते हैं और काम करते हैं। रिसेंटली शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड साउदर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, स्पेशली महाराष्ट्र। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोल रहा था, वो यही था कि इंडिया सेकंड नंबर पर प्रोड्यूस करता है शुगर को, बट फर्स्ट नंबर पर हम कंज्यूम करते हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है ना कंट्री शुगर को, चीनी को, चाय पीते हैं ना, क्योंकि सब लोग इंडिया में चाय में, और अपार्ट फ्रॉम टी एज वेल बहुत सारी चीजें हैं जहां पर यूज की जाती है शुगर, राइट। सो दैट्स वाई दिस थिंग, ये याद रखना, सेकंड नंबर पर प्रोड्यूस करते हैं और फर्स्ट नंबर पर कंज्यूम करते हैं। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। अब रीजंस हम क्यों उसको शिफ्ट कर रहे हैं साउथ में या फिर वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, बिकॉज हाई सरकोस कंटेंट इन शुगर केन, ठीक है, वहां पर जो शुगर ग्रो होता है उसमें शुगर सरकोस जो होता है, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा, वो ज्यादा होता है उस साइड। देन कूलर क्लाइमेट गिव्स लॉन्गर क्रशिंग सीजन। अब क्लाइमेट थोड़ा कूल है तो प्लांट खराब नहीं होगा जल्दी से, और प्लांट खराब नहीं होगा तो उसको क्रश करने का टाइम मिल जाएगा, मीन्स हमें शुगर सरकोस कंटेंट ज्यादा मिल जाएगा, शुगर ज्यादा मिल जाएगी। बेटर परफॉर्मिंग कोऑपरेटिव, और वहां पे जो कोऑपरेटिव्स है वो ज्यादा अच्छे से फंक्शन कर रही है। जस्ट गो थ्रू दीज वंस, रीड कर लेना। आई एम अगेन टेलिंग यू, नोट्स के लिए परेशान नहीं होना है, यू विल फाइंड नोट्स इन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो वेदर इट वाज हेल्पफुल और नॉट। और एग्जाम के बाद तो एक बार जरूर बताना कि क्या इसमें से क्वेश्चंस आए या नहीं आए, या कितने क्वेश्चंस आए, राइट। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवर कर लेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हमने देखा, जो इंडस्ट्रीज मिनरल यूज करती है, याद है, ऊपर हमने देखा था एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल के बेस पे, और सेकंड हमने देखा था मिनरल बेस्ड। सो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बेसिकली जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल एज अ मिनरल यूज करती है। ये जो ऊपर आप देख रहे थे ना, ये देखो क्या यूज कर रही थी, ये बेसिकली रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से यूज कर रही थी। सो ये तीनों हमने जो पढ़ा, क्या, जूट पढ़ा, फिर हमने कॉटन पढ़ा, दीज आर एग्रो बेस्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे मिनरल बेस्ड, शुगर भी क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। नाउ विल सी सम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो मिनरल्स को यूज करती है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसको स्टार मार्क कर लो आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि किसी भी कंट्री की बैकबोन बोला जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री की बैकबोन है, क्योंकि जो आयरन है और जो स्टील है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में। सो इट इज नोन एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अब आगे देखते हैं आपको क्या क्या याद रखना है जो समझ आना चाहिए। Iron and steel industry is a basic industry because many other industries depend on it. First point, उसको बैकबोन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि एक ऐसी बेसिक इंडस्ट्री है जो आयरन और स्टील को सप्लाई करती है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बेटा देखो,
आप पॉइंट्स याद कर लोगे, वेल एंड गुड, बट ज्यादा बेनिफिट आपका एग्जाम में तभी है जब आप इसको समझ पा रहे हो, आप कोरिलेट कर पा रहे हो। आप देखो हमारे डेली लाइफ में ना आयरन एंड स्टील हर जगह है, हमने इतनी बार डिस्कस किया है क्लास में भी कि आयरन एंड स्टील हर जगह है, राइट। सो बाकी इंडस्ट्रीज भी अब आयरन एंड स्टील के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगी, बैकबोन होगी। जैसे हमारी बॉडी सीधी इसीलिए रह पाती है क्योंकि बैकबोन है हमारे पास, तो जब तक बैकबोन ठीक है तो बॉडी खड़ी है। वैसी कंट्री की इकोनॉमी भी तभी तक सस्टेन करेगी बहुत अच्छे से जब तक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, राइट। क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्री मैक्सिमम आयरन एंड स्टील पर डिपेंड करती है। आप एग्रीकल्चर भी देख लो, वो भी आयरन और स्टील पर डिपेंड करता है। कैसे? जो टूल्स बनाए जाते हैं, जो मशीन्स बनाई जाती हैं, वो आयरन या स्टील की बनाई जाते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ होती है ना। घर में देखो आप कितनी सारी चीजें जो बनी हुई हैं जिनमें आयरन और स्टील यूज हुआ है, राइट। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज इसके ऊपर डिपेंड रहती है। देन इट सप्लाइज मटेरियल फॉर, अब देखो किस किस के लिए मटेरियल सप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट, टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट, कंज्यूमर गुड्स, इन सब चीजों में हम आयरन एंड स्टील से गुड हमें लेना पड़ता है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील आर कंसिडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जितना ज्यादा कंट्री आयरन और स्टील यूज कर रही है, इट मीन उतना ज्यादा कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ये उसका इंडिकेटर है। क्योंकि उतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, उतना ज्यादा गुड़ बन रहा है, और उतना ज्यादा गुड़ कंज्यूम हो रहा है, मीन्स मनी फ्लो हो रहा है, राइट। इट इज अ हैवी इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स आर हैवी। ठीक है, हमने ऊपर भी देखा था हैवी इंडस्ट्री में, दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल यूज कर रही है और जो गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर क्वाइट हैवी, राइट। नाउ ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गिवन है आपकी बुक में, इसको अच्छे से देख लेंगे एक बार। रॉ मटेरियल जो स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है, मेन रॉ मटेरियल्स स्टील बनाने में यूज किया जाता है आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। आप यहाँ पे ना वीडियो पॉज करके मुझे ये बताओगे, जो हमने आयरन और है ना लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आयरन और जो है इसके दो और क्या क्या है, मींस आयरन जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो किन दो और से एक्सट्रैक्ट करते हैं। हमने दो नाम पढ़े थे, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का होता है, उससे कम अच्छी क्वालिटी का होता है। प्लस आप हम ये भी बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके, इफ यू रिमेंबर, ठीक है, आई चेक चेक इट आउट, कि वो इंडिया में कौन सी क्वालिटी का मिलता है। ए उसका नेम, बी उसका नेम, और ए और बी में से इंडिया में दोनों में से कौन सा आयरन और अच्छे मिलता है सबसे ज्यादा, जो यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में, राइट। नाउ अप्रोक्सीमेट रेशो, आयरन और कोल और लाइमस्टोन इस रेशो में मिलाए जाते हैं या यूज किए जाते हैं स्टील को बनाने के लिए। सीधी सीधी बात है, स्टील को बनाने के लिए तीन चीज यूज होती है, आयरन और, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन। किस रेशो में होता है? 4:2:1। 4 क्या है? आयरन और, 2 कोल और 1 लाइमस्टोन। मैग्नीज इज ऑल्सो यूज टू हार्डन स्टील, स्टील को हार्ड करने के लिए उसमें मैग्नीज भी मिलाया जाता है अप टू सम लेवल, ठीक है। नाउ दिस इज स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टील कैसे बनाया जाता है? रॉ मटेरियल, ठीक है, जो हमने ऊपर तीन देखे, उनको कन्वर्ट किया जाता है, डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में हीट के साथ, देन पिग आयरन बनाया जाता है, और फिर स्टील मेकिंग, मतलब इनको मिक्स करना और आयरन की फॉर्म, आयरन के साथ बाकी चीजों को मिक्स करना, देन स्टील मेकिंग एंड देन शेपिंग द मेटल। नाउ गो थ्रू दीज की पॉइंट्स। ये प्रोसेस पूरा मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 क्या प्रोसेस होता है। आयरन ओर इज मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस, लाइमस्टोन इज एडेड टू द फ्लक्स, उसमें आयरन लाइमस्टोन ऐड किया जाता है। कोक प्रोवाइड्स हीट, कोक को यूज किया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। मोल्टन मटेरियल इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स टू मेक आयरन पिग, ठीक है, फिर जो मेल्ट होकर जो बन गया है ना, आयरन को मेल्ट किया, उसमें हमने लाइमस्टोन ऐड किया, कोक की हीट यूज की, उससे जो बन गया उसे मोल्ड्स में, शेप्स में डाला जाता है टू मेक आयरन पिग आयरन, हेल्दी बड़ा आयरन का जो बनकर आएगा प्रोडक्ट। पिग आयरन is further purified to make steel. Now manganese, nickel and chromium may be added. Steel is finally shaped by rolling, pressing and casting the forging. This is the process. Go through once, आइडिया होना चाहिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम अगेन टेलिंग यू। अब आयरन इंडिया में सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेटू, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। छोटा नागपुर प्लेटू हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहां पर क्यों है? क्योंकि वहां पर मिलता है। रीजन, नियरनेस टू द आयरन ओर एंड कोल, कोल और आयरन ओर सबसे ज्यादा मिलता है। चीप लेबर है, गुड ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटीज है, लार्ज मार्केट है नियर बाय, दीज आर द एडवांटेजेस, ठीक है। गो थ्रू देम वंस। नाउ नेक्स्ट इज द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री, यू ऑल नो सीमेंट है ना, कंस्ट्रक्शन में कितनी ज्यादा यूज होती है। सो सीमेंट इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, सभी जहां पे भी कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे सीमेंट चाहिए उसको हार्ड करने के लिए, राइट। अब मेन रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया, जिप्सम, कोल, इलेक्ट्रिसिटी आर नीडेड। अब सीमेंट बनाने के लिए इन सब चीजों को यूज किया जाता है। गो थ्रू देम वंस। नाउ
सीमेंट प्लांट्स आर जनरली लोकेटेड क्लोज टू रॉ मटेरियल्स एंड मार्केट। देखो बेटा, एक चीज समझने वाली है। अगर मान लो मुझे कॉटन मिलता है महाराष्ट्र में, कॉटन महाराष्ट्र में ग्रो होता है, कॉटन महाराष्ट्र में ग्रो होता है ना, यहाँ पे कॉटन ग्रो होता है महाराष्ट्र में। मान लो ये, आई एम नॉट हैविंग माई पेन टैब, सो ड्रॉइंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी बन रही है, डोंट माइंड इट। यहाँ पे महाराष्ट्र में मान लो कॉटन ग्रो होता है, और अगर मैंने इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया ऊपर जाके जम्मू और कश्मीर में, सो एक बात बताओ, पहले तो यहाँ से कॉटन को जम्मू कश्मीर लेकर जाना, फिर यहाँ पर प्रोसेस कराना, और फिर उसको मार्केट में सेल आउट करना, कितना ज्यादा महंगा पड़ जाएगा मुझे, कितना ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। सो बेस्ट वे क्या है, जहां पर रॉ मटेरियल मिल रहा है वहीं पर इंडस्ट्री को सेटअप कर लो। मुझे महाराष्ट्र में कॉटन मिल रहा था तो मैंने कॉटन मिल यहाँ पर सेट कर ली। जूट मुझे वेस्ट बंगाल में मिल रहा था, मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। छोटा नागपुर प्लेचू में मुझे मिल रहा था आयरन कोल, तो वहां पर मैंने आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप कर लिया। वैसे ही सीमेंट की जो चीजें, जहां पे लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनियम, जिप्सम और कोल मुझे इजीली मिलेगा, वहां पर मैं सेटअप कर लूंगा, राइट। सो ये जेनरिक है, ये समझ आपको आना चाहिए कि इंडस्ट्री वहां पर सेटअप की जाएगी जहां पर रॉ मटेरियल मिल रहा है, चीप लेबर मिल रही है, ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और बाकी फैसिलिटीज मिल रही है ना। फर्स्ट सीमेंट प्लांट वो सेटअप इन चेन्नई 1904। नाउ नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम हमने पढ़ा था दैट एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का और क्या है, बॉक्साइट। नाउ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मेल्ट कर कर किसी को शेप देना एल्यूमिनियम को। सो एल्यूमिनियम इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्यूमिनियम की जो इंडस्ट्री है इंडिया में, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हमने देखा ना आयरन एंड स्टील है, तो सेकंड कौन से, एल्यूमिनियम। अब ऐसा क्यों, एल्यूमिनियम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था दैट एल्यूमिनियम इज लाइट इन वेट, वेट बहुत कम है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोड नहीं होता, जर नहीं लगता जल्दी से, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इजी टू मिक्स विद अदर मेटल। इन चीजों की वजह से एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा डिमांड में है। लाइट वेट है, कोरोड नहीं होता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इजी टू मिक्स विद अदर मेटल। ठीक है, इसीलिए कहां कहां पर यूज होता है, एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, यूटेंसिल, वायर एंड पैकेजिंग, इन सब जगह एल्यूमिनियम यूज होता है। मेजर एल्यूमिनियम प्लांट्स आर लोकेटेड इन, जहां पे बॉक्साइट मिलेगा वहां पे एल्यूमिनियम का प्लांट लगाया जाएगा। सो कौन कौन सी जगह, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बॉक्साइट इज द मेन रॉ मटेरियल, हमने देखा ना क्या होता है, बॉक्साइट और है किसका, एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट। जिसे बॉक्साइट को साफ करके दो चीजें क्या मिलती है, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना। याद आई चीज लास्ट चैप्टर में, याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो रिवाइज करना। अबाउट 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट, अगर हम 4 से 6 टन बॉक्साइट लेंगे तो उसमें हमें 2 टन ऑफ एल्यूमिना मिलेगा और 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मेल्ट करके उसको बनाना, रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गो थ्रू दीज पॉइंट्स, दीज आर द की पॉइंट्स। मैंने की पॉइंट्स में ही दी हुई है सारी चीजें, एक दो बार पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू पैनिक, इसके बाहर पेपर में आने का कुछ बचता नहीं है फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। केमिकल इंडस्ट्री जो केमिकल्स बनाती है, फर्टिलाइजर्स बनाती है। केमिकल इंडस्ट्री वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, क्योंकि एग्रीकल्चर में हमें चाहिए। इट इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइजर, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी केमिकल से बनता है, आपको पता होगा। सिंथेटिक फाइबर, डाइज, ड्रग्स एंड मेडिसिन, पेंट, सोप, डिटर्जेंट, ये सारे केमिकल इंडस्ट्री बनाती है। नाउ केमिकल इंडस्ट्रीज आर ऑफन लोकेटेड नियर रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट। जो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पेट्रोल वगैरह, केमिकल वगैरह प्रोड्यूस किए जाते हैं आर्टिफिशियली, रिफाइनरीज जहाँ पे होती है वहां पर दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैनी अदर इंडस्ट्रीज। ये रॉ मटेरियल की तरह भी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री को। ठीक है, फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं ना, नॉट फर्टिलाइजर सॉरी, केमिकल प्रोवाइड किया जाता है बाकी इंडस्ट्रीज को कि आप ये चीजें बनाओ। ठीक है, अब केमिकल इंडस्ट्री फर्टिलाइजर्स बनाती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो उसमें काम करती है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री मेनली प्रोड्यूस ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। पहली बात तो फर्टिलाइजर जरूरी क्यों है, एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है। अब फर्टिलाइजर में मेनली क्या जरूरी है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाती है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया बनाती है। देन फोस्फेरिक, जिसमें फोस्फोरस होता है, डीएपी आपने सुना होगा ना। देन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम। इंपोर्टेंट स्टेट्स लाइक गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर ये बनाई जाती है। एक बार रीड कर लेना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। बुक एनसीईआरटी पढ़ो, बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एनसीईआरटी के अलावा जो दूसरी चीज जरूरी है वो ये है कि नोट्स को अच्छे से पढ़कर एक्सप्लेनेशन समझना, है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल्स बनाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ये सारी चीजें बनाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेक व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द पीपल। आज के टाइम पे व्हीकल्स कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, देखो ये चीज समझो, जिस चीज की जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना मार्केट में, उसकी इंडस्ट्री उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। फॉर एग्जांपल 10 साल पहले तक सिलिकॉन इंडस्ट्री या चिप इंडस्ट्री की, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की डिमांड नहीं थी।
तो वो इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा था इंडिया में। लेकिन आज के टाइम पे सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा डिमांड है इंडिया में, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वैसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मेक व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल गुड्स, प्रोडक्ट इंक्लूड कार बस ट्रक, जितनी सारी चीजें आप देखते हो। मेजर सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली गुड़गांव में है, मुंबई पुणे में, चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद जमशेदपुर एंड इंदौर, यहाँ पे सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। यहाँ पे लोग भी सबसे ज्यादा है, परचेज भी सबसे ज्यादा करते हैं, है ना। नाउ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये आज के टाइम पे बूम कर रही है, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइड करता है मेनली, है ना, और चीजें भी बनाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है, क्या दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें बनाई जाती है कहां से? फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजें बनाती है। इट हैज क्रिएटेड मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। बेंगलुरु इज नोन एज, ये आ सकता है एमसीक्यू में, बेंगलुरु इज नोन एज इंपोर्टेंट सेंटर फॉर आईटी इंडस्ट्री एंड अदर जगह, अदर प्लेसेस जहां पर ये किया जाता है, दैट इज मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, गो थ्रू इट वंस, ठीक है। टेक्नोलॉजी में जो चीजें यूज होती हैं एडवांस टेक्नोलॉजी में, सो वो हमें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बनाकर देती है। ये आपको ना अलग अलग इंडस्ट्रीज एग्जांपल के साथ बस इसीलिए बताई गई है ताकि आप ऊपर जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, वो आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, उसमें से इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए सभी के बारे में, ठीक है, कि कौन सी इंडस्ट्री क्या मटेरियल यूज कर रही है, हैवी कर रही है, लाइट कर रही है, उसका ओनर कौन है, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड ये जेनरिक टॉपिक है, याद रखना। मैं जेनरिक टॉपिक जो बोलता हूं आपको पता है, जेनरिक टॉपिक वो है जो आप अपनी जनरल नॉलेज से भी कर सकते हो, और ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। अब इंडस्ट्रीज है, सो इंडस्ट्रीज से डेवलपमेंट तो होगी, ग्रोथ तो होगी इंडस्ट्रीज से, बट उसके साथ साथ क्या होगा? इंडस्ट्रीज की वजह से पोल्यूशन भी साथ साथ होगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कितने टाइप के पोल्यूशन होते हैं? एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है? कोज्ड बाय स्मोक, हार्मफुल गैसेज रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में कुछ बन रहा है, कुछ जलाया जा रहा है, तो स्मोक तो रिलीज होगी। देन मेजर सोर्सेज इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, स्मेल्टिंग प्लांट होते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज होती है। इट कैन कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड डिजीज, अब ब्रीथिंग का प्रॉब्लम और डिजीज उससे होता है जितना एयर पोल्यूशन होगा, राइट। सो एयर पोल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज से। देन इंडस्ट्रीज कोज वाटर पोल्यूशन, क्योंकि वाटर को यूज करते हैं, फिर उसमें इतने ज्यादा केमिकल्स मिल जाते हैं, उनको छोड़ा जाता है, सो उससे वाटर पोल्यूट होता है। कोज्ड बाय डिस्चार्ज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इनटू रिवर एंड वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है। इंडस्ट्रीज में रिलीज केमिकल्स, डाइज, एसिड, सॉल्ट्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, इट मेक वाटर अनसेफ फॉर पीपल। अब आप वाटर को यूज करके उसमें केमिकल्स मिलाकर इंडस्ट्री में ओशियंस में डाल दोगे, रिवर्स में डाल दोगे, तो प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस सब को थ्रेट है ना। सो वाटर पोल्यूशन आप अपनी जर्नल नॉलेज से भी लिख सकते हो कि इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन कैसे होता है, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, लैंड पोल्यूशन कैसे होता है, थर्मल पोल्यूशन। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं ना, वो वाटर को यूज करते हैं, फिर वो वाटर रेगुलर लाइफ में यूज नहीं किया जाता, बट उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, तो जिससे रिवर्स और लेक इंपैक्ट होते हैं, जो लोग पानी, जिस पानी को लोग यूज करते हैं ना। हॉट वाटर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट रेजिज द टेम्परेचर ऑफ द रिवर एंड लेक, इतना गर्म पानी होता है, उसको आप रिवर्स में और लेक्स में छोड़ते हो, तो उसके नॉर्मल टेम्परेचर को इंपैक्ट करता है। दिस हार्म एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। सो थर्मल पोल्यूशन। देन नॉइज पोल्यूशन, यू ऑल नो, कंपनी में इतनी बड़ी मशीन चलती है फैक्ट्रीज में, उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। caused by machine, generator, compressor, drills, fans and other equipment. It can cause hearing problem, stress, irritation and स्लीप डिस्टर्बेंस। जो लोग ज्यादा टाइम तक शोर में रहते हैं ना, किसी दिन आप बहुत ज्यादा शोर में हो, ठीक है, म्यूजिक सिस्टम क्यों, तो रात को ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है, इरिटेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। लैंड पोल्यूशन, लैंड में वेस्ट डालते हैं ओपनली, है ना। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट, केमिकल्स, सॉलिड वेस्ट कैन पोल्यूट द सोइल एंड लैंड, राइट। सो ये टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है। अब अगर ये पोल्यूशन है, ये क्या है? टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो इंडस्ट्रीज से होते हैं। सो वैसे ही अब इनके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे, है ना। सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे की पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, क्वेश्चन मिल जाएगा। रीयूज एंड रिसाइकल इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकला है उसे रीयूज करो, इंडस्ट्री ही दोबारा यूज करे, उसे रिसाइकल करो। हार्वेस्ट रेन वाटर टू मीट वाटर नीड्स, रेन वाटर को यूज करो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ट्रीट वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर और पॉन्ड, जो पानी इंडस्ट्रीज छोड़ रही है ना, उसको पहले ट्रीट कर लो, छोड़ने से पहले कहां पर? रिवर या पॉन्ड में। यूज मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट, मशीन्स का यूज करो, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड का यूज करो टू ट्रीट इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को
हार्मफुल कम कर दो कुछ चीजों का यूज करके, ताकि वो हार्म ना करे। यूज स्मोक स्टैक फिल्टर टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए फिल्टर्स लगा दो, फिल्टर्स लगाते हैं ना, प्योरीफायर्स लगाए जाते हैं, एयर प्योरीफायर्स, वो लगवाओ कंपनीज में, ठीक है। यूज क्लीनर फ्यूल सच एज ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल, कोल की जगह वो वाले गुड्स यूज करो जो पोल्यूशन कम कोज करते हैं, या फिर जिनको हम रिन्यूएबल सोर्सेज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल गैस। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट उसे प्रॉपरली डिस्पोज करो, ऐसे ओपनली मत छोड़ दो जिससे हार्म हो। बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीयूज, रिसाइकल, हार्वेस्ट रेन वाटर, ट्रीट वेस्ट वाटर, यूज बायोलॉजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल टू ट्रीट वेस्ट, देन यूज फिल्टर्स एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, यूज क्लीन फ्यूल्स, एंड देन प्रॉपर डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट और सेकंड लास्ट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? मशीन एंड इक्विपमेंट शुड यूज साइलेंसर, जो मशीन और इक्विपमेंट साउंड प्रोड्यूस करती है उनके लिए साइलेंसर यूज करो टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। मशीन शुड बी इम्प्रूव टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज, अच्छी मशीन्स रखो, मशीन्स की क्वालिटी अच्छी रखो ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम तेल में या कम फ्यूल में ज्यादा काम करे और नॉइज को भी रिड्यूस करे। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल कैन बी यूज्ड, वो चीजें यूज करो जो नॉइज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। देन ईयर प्लग्स एंड हेडफोन्स कैन टू प्रोटेक्ट पीपल, लोग जो काम कर रहे हैं वहां पर उन्हें हेडफोन्स या ईयर प्लग्स मिले, राइट। देन जेनरिक है, ये सारी चीजें जेनरिक है, आपको वर्ड बाय वर्ड ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। देन वी शुड फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मींस इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम सबको पता है, इट इज अ वे बाय विच वी शुड डू एफिशिएंट डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ फ्यूचर, कि फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करके हम आज इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिससे इन्वायरमेंट को भी हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ स्टेप्स टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से कैसे बचाया जा सकता है, वही सेम सारी चीजें दोबारा आएंगी। यूज मशीन इक्विपमेंट एफिशिएंटली, अपग्रेडेड होल्ड अपग्रेड ओल्ड इक्विपमेंट, ओल्ड मत रहो, न्यू मशीन यूज करो। रिड्यूस वेस्ट बाय रीयूजिंग, रीयूज करो। देन डेवलप ग्रीन बेल्ट्स, प्लांट्स, ट्रीज ग्रो करो इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास ताकि वो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर ले। यूज प्रॉपर एश पॉन्ड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। देन मॉनिटर पोल्यूशन रेगुलरली, पोल्यूशन को रेगुलरली मॉनिटर करो। मेंटेन ऑनलाइन रिकॉर्ड डाटाबेस ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम पावर स्टेशंस, मैनेज करो, रिकॉर्ड करो कि कितना पोल्यूशन कोज हुआ है, कितने हमने ट्रीज लगाए हैं, तो कितना बैलेंस हम क्रिएट कर पा रहे हैं। नाउ सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट जो ह्यूमंस यूज करें, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करो टू क्लीन वेस्ट वाटर बिफोर इट एंटर रिवर एंड दे प्रिवेंट पोल्यूशन। जो आप रिवर बॉडीज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी छोड़ देते हो, है ना, सॉरी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने चाहिए हमें, जो सीवेज का पानी है, राइट, जो यूज्ड वाटर है उसे हमें ओपनली वाटर बॉडीज में नहीं डालना चाहिए, नहीं डालेंगे तो उससे रिवर्स पोल्यूट नहीं होंगी, उसको आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजो और उसे रीयूज कराओ, साफ कराओ, ठीक है। सो वी आर डन नाउ, लास्ट हेडिंग बिफोर समिंग अप विद द लास्ट टॉपिक दैट इज एनटीपीसी। आई एम अगेन टेलिंग यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या है, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस, हर एक क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज को एक बार पढ़ लेना, सभी इंडस्ट्रीज को अच्छे से। एंड नाउ लास्ट हेडिंग इज एनटीपीसी। डू लाइक द वीडियो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वेदर इट इज हेल्पफुल और नॉट, चैप्टर समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो क्या चीजें इंप्रूव हम कर सकते हैं। नाउ एनटीपीसी, इन्वायरमेंट एक डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है जो काम करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, पावर को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल दीस थिंग्स, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करता है। इट हैज ISO 14001 सर्टिफिकेट नंबर है फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड कंजर्व वाटर, ऑयल एंड गैस। इट यूज बेटर मेथड व्हाइल सेटिंग अप पावर प्लांट, पावर प्लांट सेटअप करने में बेटर मेथड को यूज करते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो। एनटीपीसी मेजर पावर प्रोवाइडेड प्लस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करता है NTPC. These are the certain points about NTPC which you should know very properly कि NTPC mainly करता क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, पावर जनरेट करता है, प्लस उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है। एंड फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वी आर डन विद दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच, वॉच द वीडियो, 2x करके देख लेना, स्पीड जल्दी करके देख लेना,
2-3 बार देख लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपके एग्जाम्स में काफी हेल्प आएगी, ठीक है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन वीडियो कैसी लगी। और फिर आखिरी बार बता रहा हूं, नोट्स बना लोगे हाथों से, खुद लिख लोगे, एनसीईआरटी से चैप्टर पढ़ लोगे, वेल एंड गुड। नहीं बना सकते तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, इस चैप्टर के और बाकी चैप्टर के नोट्स भी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।